हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। चोमू शहर की बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो एक नए मुकाम पे पहुंची हैं। आज हम पहुंचे हैं चोमू शहर के कचौलिया रोड स्थित अशोक विहार में। प्रोफेसर रमेश कुमार रावत जी हमारे साथ में हैं, जो अभी वर्तमान में सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका सफ़र शुरू से लेकर अब तक कैसे क्या रहा। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राम गोपाल जी, आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा। और आपने जैसा कि पहला प्रश्न किया कि मेरा सफ़र जो रजिस्ट्रार तक पहुंचने का है वो कैसा रहा। ये मेरा सफ़र है वो एक 1996 से मैं इसे मान सकता हूँ जब मैंने ग्रेजुएशन किया। मैंने ग्रेजुएशन बीएससी साइंस मैथमेटिक्स में कालाडेरा कॉलेज से 1996 में किया था। उस समय मन में एक ही सवाल था कि मैं खूब पढ़ूँ, खूब आगे बढ़ूँ और देश के ही नहीं बल्कि विश्व के किसी प्रतिष्ठित संस्थान में एज ए प्रोफेसर या वाइस चांसलर काम करने का मुझे अवसर मिले। और प्रोफेसर और वाइस चांसलर दोनों ही पदों पर साथ में कार्य करने का मुझे मौका मिले, अवसर मिले। ऐसा मेरा एक लक्ष्य था और एक ऐसा मेरा सपना 1996 से ही था। लेकिन इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए, उस तक पहुंचने के लिए क्या प्लानिंग की जाए और कैसे मैं आगे बढ़ूं, ये एक मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं थी, भौतिक सुख सुविधाएं भी नहीं थी, अभावग्रस्त जीवन रहा और उसके लिए अथक परिश्रम मैंने करना आरंभ किया। लेकिन समस्या मेरे सामने यह है कि 1996 में जब मैंने ग्रेजुएशन किया उस समय मेरे 55.77% मार्क्स ही मुझे मिल पाए। पीजी में कहीं एडमिशन हो नहीं रहा था, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन एमएससी में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। इसके चलते ही मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में कई विभागों में अपना फॉर्म भरा और पत्रकारिता विभाग के अंदर भी मैंने फॉर्म लगाया। पत्रकारिता विभाग में जब मैंने फॉर्म लगाया तो उस समय मेरे 3 नंबर कम रह गए एडमिशन के लिए और एक ही सीट बची हुई थी और 2 प्रत्याशी उस समय थे, लेकिन एक ही सीट बची हुई थी। लेकिन उस समय जो हनुमान बेनीवाल साहब, जो कि वर्तमान में सांसद भी हैं, वो उस समय चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों के लिए संघर्ष किया और 5% अंकों का उन्होंने रिलैक्सेशन दिलवाया ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए। तो मेरे 55.77% थी, 5% का ग्रामीण क्षेत्र में मुझे उस समय फ़ायदा मिला। और एडमिशन की प्रक्रिया में फिर भी मेरे मेरिट के अंदर 1 या 2 नंबर उस समय शायद कम रहे, जहाँ तक मुझे याद आता है। तो उस समय मैंने एनएसएस का एक सर्टिफिकेट था मेरे पास, वो एनएसएस का सर्टिफिकेट मैंने लगाया और उसमें शायद 2 या 3 अंक मुझे एनएसएस के मिले और मेरा पत्रकारिता विभाग में बीजेएमसी में एडमिशन हो गया। बीजेएमसी में जब एडमिशन हुआ तो वो बैचलर डिग्री थी। मन में तो यही था कि मैं हायर एजुकेशन लूँ, पीजी में एडमिशन मिले, लेकिन मुझे बीजेएमसी में एडमिशन मिला। जब बीजेएमसी में एडमिशन मिला तो मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने जी जान अपनी पढ़ाई में लगा दी और मैं तब प्रथम श्रेणी से पास हुआ और उस समय मुझे तृतीय स्थान भी यूनिवर्सिटी के अंदर बीजेएमसी के अंदर मुझे मिला। लेकिन पढ़ने की लगन थी, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ कि अभी तो बीजेएमसी भी बैचलर डिग्री रह गई। पीजी के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन उस समय राजस्थान विश्वविद्यालय में पत्रकारिता में पीजी कोर्स, पीजी पाठ्यक्रम नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं मिल पाई। फिर मैं हताश हुआ। फिर मैंने देखा कि चलिए कोई बात नहीं है, एलएलबी की जाए। एलएलबी में मेरा एडमिशन हुआ, लेकिन एलएलबी में एडमिशन के साथ में मैं नौकरी भी करता था और पढ़ाई भी करता था। जब मैंने एलएलबी की तो उस समय एलएलबी और नौकरी जब दोनों साथ में थी तो मेरी परसेंटेज गिर गई। एलएलबी में मेरे फिर 50% के आसपास ही बन पाए। मुझे किसी ने गाइडेंस किया कि आपको यदि पीजी में एडमिशन लेना है तो आप किसी डिप्लोमा में 55% ले आइए, फिर आपको एलएलएम में एडमिशन मिल जाए। मेरे को कहीं से ये जानकारी मिली तो मैंने फिर उस समय जब विद्यार्थी था तो मैंने डीएलएल में एडमिशन ले लिया, डिप्लोमा इन लेबर लॉ। जब डिप्लोमा इन लेबर लॉ में एडमिशन लिया तो फिर मैंने मेहनत की, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और मुझे पीजी के अंदर डिप्लोमा के अंदर फिर 55% तो बने, लेकिन उस 55% में 2 अंक कम रह गए। अब 2 अंक कम रह गए तो 55% पूरी बन नहीं पाई और 2 अंक कम रहने के साथ में ही मेरा फिर पीजी में एडमिशन का सपना अधूरा रह गया।
और फिर मैंने हिम्मत नहीं और मैंने देखा अब क्या किया जाए, तो मैंने डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर एमपी से पत्रकारिता में पीजी करने की ठान ली। और मुझे जानकारी मिली, जब मैंने लोगों से पूछा कि साहब मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, तो मुझे जानकारी मिली कि साहब आप पीजी वहाँ से हो रहा है, वहाँ से एडमिशन ली। मैंने एडमिशन किया। इसी दौरान मुझे एक समाचार पत्र के अंदर पत्रकार के रूप में कार्य करने का मौका मिला एज ए रिपोर्टर, सब एडिटर, तो मैं वो भी करता गया और वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। अब मैंने उसमें अथक परिश्रम किया और मन में एक ही डर था कि कहीं फिर परसेंटेज कम ना रह जाए और मैं पीएचडी करने से वंचित ना रह जाऊँ। मैंने खूब रात दिन मेहनत की, नौकरी भी साथ में की और मेरे को फिर उसके अंदर करीब 56% के आसपास मेरी पीजी में बनी और मैं बहुत खुश हुआ कि अब मेरा एडमिशन पीएचडी में हो सकता है। मैंने पीएचडी में फिर अप्लाई किया, लेकिन उस समय गाइड की कमी रहती थी। 2002 में मैंने किया और पत्रकारिता में गाइड मिल नहीं पाते थे, तो मैंने 5 साल तक इंतज़ार किया कि मुझे कोई गाइड मिले। तो 5 साल तक इंतज़ार किया, तो उस समय विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संजीव बानावत साहब थे विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर। उनके पास मैं रात दिन जाया करता। उनको मैंने बोला कि सर मेरा कैसे भी करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए और मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी हर आशाओं पर खरा उतरूँगा और यदि मेरी श्रद्धा में कोई कमी हो तो आप मुझे बताइए। मैं ग्रामीण तबके से बिलोंग करता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ। तो इस मैं लगातार 5 साल तक उनके संपर्क में रहा और फिर जैसे उनके पास में सीट खाली हुई तो उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। मेरा रजिस्ट्रेशन भी हुआ और रजिस्ट्रेशन होने के साथ में ही फिर मैं आगे बढ़ा। अब जब आगे पीएचडी जो आपकी हुई वो कौन से साल में हुई? मेरी पीएचडी 2011 के अंदर हुई साहब मेरी पीएचडी, और मैंने करीब 2007 का, जहाँ तक मुझे याद आता है, उस समय का मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। तो करीब 4-5 साल मेरे को पीएचडी करने के अंदर लगे। 7, 8, 9, 10, 11 तो 5 साल आप बोल सकते हैं। तो जब 5 साल मेरे को पीएचडी में लगे तो 2011 में मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई। अभी जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने पीएचडी करी है उसमें आगे बढ़ रहे थे, फिर रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी में ये कैसे क्या? जब मेरी पीएचडी तो उसके साथ में ही मैंने 2007 से मैंने पत्रकारिता में पढ़ाना आरंभ कर दिया था। सबसे पहले मैंने बीआईनी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जयपुर के अंदर पढ़ाया। वहाँ पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था। फिर मैं एचओडी भी बना, पब्लिक रिलेशन का काम भी मैं वहाँ देखता था। उसके बाद में मैंने निम्स विश्वविद्यालय में भी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया मास कम्युनिकेशन का, और वहाँ पर 2010 से मैं 12 में रहा और उसी दौरान मेरी पीएचडी भी कंप्लीट हुई। उससे पहले मैं बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून के अंदर चला गया और वहाँ भी मैंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया। जिसमें काम करते करते मेरे पास अपॉर्चुनिटी मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर की आई और मैंने वहाँ पे करीब 7 साल सेवाएं दी। वहाँ भी मैंने मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया और असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर स्किल से एसोसिएट प्रोफेसर बना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना, पब्लिक रिलेशन का भी एडिशनल कार्यभार में वहाँ देखता था। फिर इसके बाद में मैं पारुल यूनिवर्सिटी गुजरात चला गया। वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और प्रोफेसर इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, और डीन के रूप में मुझे वहाँ कार्य करने का अवसर मिला। लेकिन कोरोना काल था, परिजनों को चिंता थी और वहाँ पे कोरोना के ऐसे हालात थे कि मुझे फिर वापस लौटना पड़ा और जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने एज ए डायरेक्टर काम किया मीडिया स्टडीज़ के अंदर। उसके बाद में फिर मुझे अवसर मिला सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी गैंगटॉक में रजिस्ट्रार के पद पर कार्य करने का। वहाँ पर मैं प्रोफेसर भी हूँ, जो सिक्किम प्रोफेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज है उसके अंदर। तो ये मेरा एक सफ़र है। लेकिन इसके साथ में मैंने इंडस्ट्री में भी काफ़ी काम किया। इंडस्ट्री में मुझे काम करने का मौका मिला पत्रकारिता जगत के अंदर, दैनिक भास्कर के अंदर, साधना टीवी चैनल के अंदर भी कॉरेस्पॉन्डेंट के बतौर मैंने काम किया, इंडिया बुल्स सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, आनंद राठी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, इसके साथ में ही ओगलविन मैथर लिमिटेड लिडिंग एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है वर्ल्ड की, उसके अंदर मैंने करीब 2 साल काम किया और राजस्थान का मैं उसमें कार्य देखता था। और डेविड ओगलवी हैं, उनको सभी जानते हैं, एडवर्टाइजमेंट की जो ये बड़ी एजेंसी है और वर्ल्ड में इसकी ब्रांचेज़ हैं और तमाम जो मीडिया हाउसेज हैं उनमें विज्ञापनों की सेवाएं ये एजेंसी देती है। इसके साथ में इंडस्ट्री के अंदर मुझे बॉम्बे की भी जो 2 कंपनियां हैं, तो एक्वा प्रूफ कंपनी है और एक उन्हीं की एक कंपनी सिस्टर कंपनी है, तो उन 2 कंपनियों में मैंने ग्रुप मीडिया एडवाइज़र के रूप में भी काम किया। अब अध्ययन, अध्यापन और इंडस्ट्री में करीब 1996 से लेकर 2024 तक करीब मुझे आप मान के चलिए कि
27 साल से भी अधिक का कार्य का अनुभव हो गया। इस दौरान मैंने रिसर्च पेपर भी लिखे, करीब 30 रिसर्च पेपर मेरे प्रकाशित हैं रिसर्च जर्नल के अंदर, और 2 पुस्तकें मैंने लिखी हैं। एक तो श्री कल्याण सिंह जी कोठारी के ऊपर मेरी बायोग्राफी है, और एक मीडिया फ्रीडम डेमोक्रेसी के ऊपर मैंने एक केस स्टडी लिखी है, जिसको कि बेस्ट लाइफ केस स्टडी के रूप में भी नवाजा गया है। तो ये मेरी 2 पुस्तकें हैं, और आर्टिकल मैं निरंतर रूप से लिखता गया। कोरोना काल के अंदर भी मैंने आर्टिकल लिखे, और मैंने करीब 30 देशों को उसके अंदर कवर किया है, और उनमें हर देश की अलग अलग स्टोरी उस समय मैंने कोरोना काल में लिखी कि कोरोना काल में वहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं, सरकार क्या व्यवस्थाएं कर रही है, लोग कैसे प्रभावित हो रहे हैं, कैसे उभर के आ सकते हैं, वैक्सीन कैसे पहले मार्केट में आने वाली है, कौन कौन सी कंपनियाँ इस पर काम कर रही हैं, और भी कई हस्तियों से मैंने उसमें इंटरव्यू भी किए। तो कोरोना काल के अंदर मैंने ये हमारा लंदन, यूके, फ्रांस, नेपाल, श्रीलंका, और इसके साथ में ऑस्ट्रिया, और भी बहुत से अनेक देश हैं जिसके अंदर मैंने घर बैठे ही संपर्क बनाए, और संपर्क बनाने के साथ में मैंने वहाँ से स्टोरियाँ निकाली, जिसको काफ़ी सहारा गया, और वेब दुनिया ने मुझे प्रशस्ति पत्र भी दिए और मेरे कार्य को सहारा भी। ये सारी स्टोरियाँ मेरी वेब दुनिया, जो वर्ल्ड का पहला हिंदी न्यूज़ पोर्टल है, डाइचे वेले और बीबी से भी उनका कनेक्टेड है, तो वहाँ पर ही मेरी स्टोरियाँ प्रकाशित होती थी। और वहाँ के जो संपादक हैं ब्रजेंद्र झाला जी, उन्होंने काफ़ी सहयोग भी किया, मार्गदर्शन भी किया। संदीप सिसोदिया जी भी हैं वहाँ पे, उन्होंने भी किया, और वहाँ के जो ऑनर है वहाँ तक भी वो काफ़ी गई स्टोरी। वैसे ही राजस्थान पत्रिका से संबद्ध जो ये काले कानून पे, या हम ये कह सकते हैं मीडिया फ्रीडम डेमोक्रेसी पे जो पुस्तक लिखी, ये भी काफ़ी प्रचारित रही, और श्रद्धेय श्री गुलाब जी कोठारी साहब हैं, उनके भी आर्टिकल में प्रकाशित हैं, और वो भी काफ़ी मार्गदर्शन मेरे लिए प्रोजेक्ट कार्य रहा, रिसर्च में इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। कि जो पत्रकारिता है वो दूसरे फील्ड में जाने के बाद में भी लगातार जारी है आपकी? पत्रकारिता मेरी आप कहें तो किसी ना किसी रूप में 1997 के बाद में लगभग जारी रही मेरी। आप ये कहें कि जनसंपर्क के रूप में भी मैं लगातार काम करता रहा। जनसंपर्क के रूप में मैंने लगातार काम किया, और अभी भी मैं करता हूँ। तो लिखने का जो मेरा है, वो मेरा लिखने का जो शौक़ है आप कह सकते हैं, वो हटा नहीं है। लगातार मैं आर्टिकल भी लिखता रहा, और लगातार मैं न्यूज़ खबरें लिखता ही लिखता हूँ। वो संस्थान के लिए लिखता हूँ, संस्थान की गतिविधियों के लिए लिखता हूँ, और संस्थान के अंदर जो अच्छे कार्य करने वाले विद्यार्थी हैं, या प्रतिभाएँ हैं, या शिक्षक हैं, उनके पर्सनल इंटरव्यू कई प्रकाशित हुए। और जो स्पेशल स्टोरीज़ हैं, जैसे मान लीजिए कोई इनोवेशन है, डेवलपमेंट है, रिसर्च से संबंधित हैं, वो जानकारी भी काफ़ी प्रकाशित होती रही हैं। तो ये मेरा लगातार लिखने का है वो चलता रहा है। सर, आपके कोई आदर्श प्रेरणा स्रोत भी रहे होंगे, जानना चाहेंगे दर्शक हमारे? देखिए, आदर्श और प्रेरणा स्रोत से पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक़ रहा है, तो मैं डिग्रियां भी लेता रहा। जैसे मैंने बीएससी साइंस मैथमेटिक्स में की, फिर मैंने बीजेएमसी की, फिर उसके बाद में एलएलबी की, फिर डीएलएल किया, फिर पीएचडी किया, फिर उसके पैरेलल जो डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं, डीसीए, पीजी डीसीए, डीटीपीए, वो भी किए। हाल ही में मैंने एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं, और वास्तुशास्त्र में भी सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं। अब मैं जहाँ तक आदर्श पुरुषों की मैं बात करता हूँ, तो किसी भी व्यक्ति के लिए उसके माता पिता सर्वप्रथम उसके आदर्श पुरुष होते हैं, और उनके घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आदर्श पुरुष होते हैं। तो इसमें मेरे जो दादाजी हैं, स्वर्गीय सेठ श्री भगवान साहब जी रावत, वो मेरे आदर्श पुरुष बचपन में रहे। जब मैं उनको देखता था, तो हमारा जो पुराना मकान है धनजी की गली में, तो वहाँ पर वो एक तिबारा होता है, तो उसके अंदर वो रामायण का अध्ययन किया करते थे, एक सफ़ेद धोती के अंदर लपेट के बैठ के वो रामायण का अध्ययन करते थे, और रामायण की चौपाइयों को पढ़ते थे, और उनका अध्ययन वो किया करते थे। उनको हम देखते तो एक संस्कार विराजमान रहता था। जब कभी वो हमसे बातचीत करते तो हमको एक ही बात सिखाते थे कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, लेकिन कभी भी ईमानदारी का त्याग मत करना, और कठिन परिश्रम से घबराना नहीं। ये 2 चीज़ें उन्होंने, जो हमारे पिताजी भी हमको यही कहते हैं, समझाते हैं, श्री श्रवण कुमार जी रावत हैं, और वो हमको यही कहते हैं, बोले कि ईमानदारी से कभी मत घबराना। ईमानदार लोग हैं, काम करते हैं, तो ईमानदारी का कठिन भरा रास्ता होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन उसमें आदमी को अंत में सफलता ही मिलती है। जब मैं रजिस्ट्रार बना,
और रजिस्ट्रार बन के मैं गैंगटॉक गया तो उन्होंने मेरे को यही कहा कि तुम इतने बड़े पद पर जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन ईमानदारी का त्याग मत करना। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, कठिन से कठिन परिस्थिति भी हो, लेकिन ईमानदारी को बनाए रखना। क्योंकि ईमानदारी, उनका ये मानना है कि सोने चांदी के गहने हो सकते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी को ऑर्नामेंट के रूप में अपनाए, गहने के रूप में अपनाए, तो वह पूरे समाज को सुशोभित कर सकता है और वो दूसरों के लिए एक उदाहरण भी बन सकता है। क्योंकि ईमानदार का रास्ता कठिन हो सकता है और ईमानदार व्यक्ति परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये उनका हमेशा हमको कहना है और हमको ये संस्कार परिवार से मिला। तो मेरे जो प्रथम आदर्श पुरुष हैं मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री भगवान साहब जी रावत, और फिर उनके बाद में मेरे जो पिताजी हैं श्री स्वर्ण कुमार जी रावत हैं। फिर उसके बाद में मैं 2006 में संपर्क में आया जगत गुरु रघुनाथ देशिक जी महाराज। जो रघुनाथ देशिक जी महाराज जो निरंतर यहाँ पर चौमू तहसील में अष्टलक्ष्मी महायज्ञ भी करवाते हैं, उनसे भी मेरे को काफ़ी धार्मिक संस्कार हैं वो मिले हैं। उन धार्मिक संस्कार में वो हमेशा यही कहते हैं कि परोपकार करें, सत्य बोलें, दूसरों की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें और जितना हो सके धर्म में रुचि बनाए रखें। क्योंकि धर्म है वो व्यक्ति को हमेशा सतमार्ग पर ले जाता है। इनसे भी पहले हमारे पड़ोस में एक श्री कैलाश जी सिद्ध रहते थे जो कि अभी मगध नगर में रहते हैं। उनके जो बेटे हैं मुकेश सिद्ध वो पार्षद भी रहे हैं यहाँ से भाजपा से चौमू तहसील के अंदर। उनके भी मैं संपर्क में रहा, वो भी हमको यही सिखाते थे। वो भी मेरे आदर्श के रूप में मैं उनको रिकॉग्नाइज़ करता हूँ। बचपन में वो भी यही हमको सिखाते थे कि कुछ भी हो लेकिन ईमानदारी को मत छोड़ना, दूसरों की सेवा करना, सत्कार्यों में अपना समय लगाना और कभी भी झूठ मत बोलना। वो भी हमको यही सिखाते थे। इसके बाद में जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया तो प्रोफेसर संजीव भानावत साहब हैं जिन्होंने की पीएचडी कराई। तो वो भी पत्रकारिता का मूल मंत्र उन्होंने यही हमको अध्ययन में भी दिया और अध्यापन के समय भी उन्होंने दिया कि एक ईमानदार पत्रकार है वो देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो उन्होंने हमको जब क्लास में पढ़ाते थे तो हमको यही कहते थे कि बेटा जब भी आप कोई खबर लिखो, यदि पत्रकार बनो तो एक एक शब्द को सोच समझ के लिखना। क्योंकि एक एक शब्द जब निकलता है, क्योंकि एक पत्रकार वो कलम का सिपाही होता है, जब उसकी कलम से निकलता एक शब्द है वो सीमा पर बैठे हुए सैनिक जिसकी बंदूक से एक गोली निकलती उसके समान होता है। और जब वो एक खबर लिखता है तो वो एक बम के गोले की जैसे काम करती है। जिस प्रकार से देश की सीमा पर बैठा हुआ जो सिपाही है वो दुश्मन को हराने के लिए बंदूक से गोलियां निकालता है और तोप के गोले निकालता है, वैसे ही पत्रकार की कलम से निकला हुआ एक एक अक्षर, एक एक शब्द बंदूक की गोली के समान है और उसकी खबर एक तोप के गोले के समान है जो कि समाज के अंदर व्याप्त बुराइयों को नष्ट करने के लिए काम में आती है। तो वो भी मेरे आदर्श पुरुष हैं, उन्होंने ये सिखाया। फिर मैं संपर्क में आया श्री कल्याण सिंह जी कोठारी साहब के संपर्क में। तो कल्याण सिंह जी कोठारी साहब जो कि उन्होंने युद्ध पत्रकारिता भी की। उन्होंने जिस समय भारत पाकिस्तान युद्ध था तो जोधपुर के अंदर उन्होंने युद्ध पत्रकारिता भी की, आकाशवाणी से भी जुड़े, राजस्थान पत्रिका से भी वो जुड़े रहे। तो उन्होंने भी यही बात हमें सिखाई कि हमेशा ईमानदारी का पालन करना, क्योंकि ईमानदारी का पलड़ा हर समय भारी रहता है। और जब व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पे चलता है तो कठिनाइयाँ तो आती है लेकिन वो पराजित नहीं होता है। उन्होंने भी हमको यही सिखाया। और जब मैं मीडिया फ्रीडम डेमोक्रेसी पर केस स्टडी लिख रहा था उस समय मैं सद्य श्री गुलाब कोठारी साहब उनके आर्टिकल्स बहुत अभी भी पढ़ता हूँ, पहले भी पढ़ता था और वर्तमान में भी पढ़ता हूँ। उन जो धर्म पे भी वो लिखते हैं, सोशल समस्याओं पे भी लिखते हैं, सामाजिक समस्याओं पे भी वो लिखते हैं। तो उसमें भी यही बातें मेरे को पढ़ने सीखने को मिलती है। तो ये सब मेरे आदर्श पुरुष हैं। इसके साथ में ही जो मेरे आदर्श पुरुष हैं उनमें मैं कोट करना चाहता हूँ डॉक्टर BL माहेश्वरी साहब को, जो कि बिजनेसमैन है और बॉम्बे में रहते हैं। उनसे भी मेरा बचपन से जुड़ाव रहा। तो उन्होंने भी जब भी वो इनके मिलते थे वो कहते थे कि परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए और कैसी भी परिस्थितियाँ आए उन परिस्थितियों को हमेशा चुनौती के रूप में लेकर के और ईश्वर का स्मरण करके उन परिस्थितियों से निपटा जा सकता है और उन परिस्थितियों से आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। तो वो भी हैं। एक मैं हमेशा संपर्क में रहता हूँ शिव प्रसाद जी पालीवाल साहब, जो कि मेरे मित्र विवेक पालीवाल उनके पिताजी हैं। वो भी मेरे को यही हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। उनसे भी मैं करीब 25-30 साल से, जब से 12th क्लास में था तब से मैं उनके संपर्क में हूँ। तो वो भी यही बातें सिखाते हैं। और अभी भी जब भी मेरे को
किसी प्रकार का कोई मार्गदर्शन और सलाह लेने की आवश्यकता रहती है तो मैं सबसे पहले अपने पिताजी से, फिर उसके बाद में इन सभी लोगों का जिनका मैंने नाम लिया उनसे सबसे मैं चर्चा करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ और फिर मैं किसी निर्णय पे पहुँचता हूँ। आप लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, हाँ जी। तो परिवार का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ जी। तो इनमें परिवार का आप कैसे क्या सहयोग रहता है आप? देखिए, परिवार के सहयोग से पहले मैं एक व्यक्ति और हैं जिनको मैं कोट करना चाहूँगा, डॉक्टर ओम प्रकाश जी धमोड़ साहब। डॉक्टर ओम प्रकाश जी धमोड़ साहब हैं, तो उनसे भी मैंने पेशे के प्रति ईमानदारी को सीखा है कि व्यक्ति किसी भी पेशे में रहे लेकिन वो ईमानदारी से यदि काम करता है तो उसे सफलता मिलती है। और डॉक्टर ओम प्रकाश जी धमोड़ साहब को मैं कोट करता हूँ। साथ में परिवार का जो सहयोग है उसमें परिवार का सहयोग मुझे हर निरंतर मिलता रहा है। मेरे भाइयों का, मेरे बड़े भाई साहब हैं दामोदर प्रसाद जी रावत, मेरे छोटे भाई हैं सुरेश कुमार रावत। जब मैं बाहर ड्यूटी पे गया तो इन दोनों भाइयों ने हमेशा मेरे को हमेशा प्रोत्साहित किया और पूरे परिवार को यहाँ पे संभाला। कई बार मैं अकेले भी जॉब पे गया और इसमें जो मेरी वाइफ है सविता देवी रावत, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि मैं जब भी बाहर गया जॉब के सिलसिले में तो बच्चों को संभालना और उनको मार्गदर्शन देना, क्योंकि वो टीचर के रूप में भी गीता देवी बाल बजाज मंदिर स्कूल है, श्री जसदेव सिंह साहब हैं वर्ल्ड के फर्स्ट हिंदी कमेंटेटर, उनकी स्कूल में उन्होंने नौकरी की। और वर्ल्ड के जो फर्स्ट कमेंटेटर है श्री जसदेव सिंह साहब, उनसे भी मेरा काफ़ी संपर्क रहा 10-15 सालों तक करीब। तो शादी के बाद में, क्योंकि जो मेरी वाइफ है वो उनके संपर्क में उनकी स्कूल के जरिए रही, तो उनका आशीर्वाद भी मेरे ऊपर रहा है। और वो भी हिंदी के पूर्वोदय, क्योंकि ओलंपिक अवार्ड से उनको नवाजा गया था देश के अंदर, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण से भी उनको, इन अवार्डों से, हिंदी रत्न से उनको नवाजा गया था। तो उनका भी मेरे व्यक्तित्व पर काफ़ी प्रभाव रहा है। वो समय समय पर मैं उनसे बातचीत करता तो मुझे मोटिवेट करते थे। वो मुझे कहते थे कि देखिए, पत्रकारिता में यदि ईमानदारी की राह पर चलोगे तो ईमानदारी की राह से आपका नाम भी होगा और एक समाज में अच्छी छवि भी आपकी बनेगी। तो वो भी मेरे जो हैं आदर्श पुरुषों में मैं उनको काउंट करता हूँ। साथ के अंदर ही परिवार के अंदर जो मैंने आपको, मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, इसके अलावा मेरे जो चाचा जी हैं, ताऊ जी के लड़के हैं, जो मेरे चाचा जी ओम प्रकाश जी रावत हैं, और हमारे जो पितृदेव हैं सूर्य नारायण जी रावत, और हमारे पितृदेव श्री राकेश जी रावत हैं, उनका भी आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहा है। और जब भी हम उनको कोई अरदास करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो हमारा हर कार्य वो संपन्न और पूर्ण करते हैं। और मेरे भाइयों में चंद्र प्रकाश जी रावत हैं, अशोक खंडेलवाल जी हैं, इसके साथ में ही अनिल कुमार जी रावत हैं, सुनील कुमार जी रावत हैं, राजेश जी रावत हैं, रवि खंडेलवाल जी हैं, तरुण रावत हैं, गोविंद रावत हैं, और हमारे जो परिवार के सहयोग में नीलेश जी रावत हैं, शैलेश जी रावत हैं और गोविंद जी रावत हैं। इसके साथ में हमारे ये हरीश रावत जी हैं। और ये सभी लोग क्या है कि समय समय पर जब भी मिलते और कहते, मेरे को बताते थे कि और अच्छा कर रहे हो और तुम्हें और भी अच्छा करना चाहिए, तुम कर सकते हो। तो जब भी मेरे को किसी शादी समारोह मौके पे मिलते हैं, सब मेरे को मोटिवेट करते हैं। मेरे चाचा में राम बाबू जी रावत भी हैं, नवल किशोर रावत जी भी हैं, राधामोहन जी रावत भी हैं, कैलाश चंद जी रावत हैं, जो काफ़ी धार्मिक है। उन्होंने अष्टलक्ष्मी महायज्ञ यहाँ करवाया भी था चौमू के अंदर। तो उनसे भी मैं काफ़ी प्रेरित रहा कि धर्म के प्रति आस्था रहे। लेकिन मेरे को जीवन में जब भी कोई कठिन परेशानी आती है, सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी से शेयर करता हूँ। तो पिताजी ये कहते हैं, बोले कि जो होगा वो होके रहेगा, होगा वही जो राम रचि राखा। तो वो हमेशा हमको यही शिक्षा देते हैं कि जो होगा वो होके रहेगा। वो हमको हमेशा यही कहते हैं और यही हमको वो समझाते हैं। आजकल का जो माहौल चल रहा है, युवा शॉर्टकट चाहिए उसको, और आपने लगातार मेहनत करी है, कभी हिम्मत नहीं आ रही। तो आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी काम करें वो एक प्लानिंग के साथ में करें। जैसे मैंने प्लानिंग की जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था, उसी समय मेरे दिमाग में था कि मुझे वर्ल्ड की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में काम करना है। उसके लिए मैं अभी भी प्रयासरत हूँ। अभी भी मैं विदेश की विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें मैं अपनी योग्यता के आधार पर वहाँ पे प्रयास करता रहता हूँ कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी मौका मिल सकता है। तो प्लानिंग मैंने जो बनाई जीवन की, वो बनाई जब मैं 18-19 साल की उम्र में था, जब मैं 12th कर रहा था, उस समय प्लानिंग बनाई थी। तो हर व्यक्ति को प्लानिंग के साथ में काम करना चाहिए, उनको प्लानिंग बनानी चाहिए। प्लानिंग उनको हमेशा बनानी चाहिए, और बिना प्लानिंग के किया गया कार्य वो निरर्थक होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए।
टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है, समय प्रबंधन। यदि हम समय प्रबंधन रखते हैं, सुबह उठ के रात को सोने तक 6 घंटे सोने हैं, 2 घंटे दैनिक कार्यों में हैं, बाकी के 16 घंटे अपने कैरियर को बिल्डअप करने में हम लगाएं, चाहे नौकरी में हो चाहे पढ़ाई में हो, और हम निरंतर मेहनत करें। 16 घंटे का रोजाना काम करने का लक्ष्य बनाएं, हो सके तो इससे ज़्यादा भी हम करें। हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे भी मेरे को सीखने को मिलता है, योगी जी को भी, क्योंकि ये 16-16 घंटे 18-18 घंटे काम करते हैं और निरंतर कभी तक करते आ रहे हैं। इनको सालों हो गए, 20-20 साल, 25-25 साल लगातार करें। तो सबसे पहले हार्ड वर्कर सबसे पहले बनना चाहिए आदमी को। यदि वो हार्ड वर्कर बनता है, फिर प्लानिंग के साथ में काम करता है, तो उसे सफलता मिलती है। दूसरी चीज़ ये है कि जीवन के अंदर हर व्यक्ति को अपने माता पिता और गुरुजन, इन 3 की आज्ञा का सर्वदा पालन करना चाहिए। ये जो कहें उनको आंख बंद करके मानना चाहिए, क्योंकि ये कभी अहित तो सोचेंगे ही नहीं, और ये हमेशा क्या करेंगे कि आपको हमेशा सतमार्ग पर ही लगाएंगे। सत मार्ग पर लगाने के साथ में सत्कार्यों की तरफ अग्रसित करेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करेंगे। तो इनकी निरंतर आप आशीर्वाद लें, रोज़ आशीर्वाद लें, सुबह, प्रातःकाल और सायंकाल 2 समय। और कोई भी काम करें तो इनसे पूछ करके करें, इनकी आज्ञा जरूर लें। किसी भी छोटे काम को या बड़े काम को हम करें। माता पिता और गुरुजन हमारे धार्मिक भी हो सकते हैं, और हम जब पाठशाला में, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, वो भी हमारे गुरुजन ही हैं। तो उनकी भी हर आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए, उनकी हर आज्ञा को हमें शिरोधार्य रखना चाहिए। वो जो कहें उस गाइडेंस में हम रखें। आजकल क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थी कॉलेज में जाता है तो वो क्या करता है, क्लास ही अटेंड नहीं करता है। तो उन्हें क्या है कि क्लासें अटेंड 100% करनी चाहिए, और 100% जब वो क्लासें अटेंड करेंगे तो उनको हमेशा वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और गुरुजनों के चरणों के अंदर वो हमेशा रहें और उनकी आज्ञा का पालन करें। दूसरा क्या है कि जो भी कार्य करें उसको वो लक्ष्य तक जाने तक, पूर्ण होने तक उसके पीछे लगे रहें, और हार्ड वर्किंग वो करते रहें। और वो हमेशा क्या है कि अपनी खुली आंखों से सपने देखें, बंद आंखों से नहीं, सोते हुए सपने नहीं। और जब तक उनको नींद नहीं आनी चाहिए, जब तक कि उनके सपने साकार नहीं हो, ये उनको हमेशा करना चाहिए। और उसमें उनको रात दिन उसके अंदर लग जाना चाहिए, चाहे कैसे भी हो। उनको कड़ी मेहनत करके अपने सपनों को साकार करना चाहिए, और अपने आदर्श मूल्य स्थापित करके दूसरों के लिए भी प्रेरणास्पद बनना चाहिए। तीसरा क्या है कि सीखने की ललक हमेशा हो, चाहे छोटों से हो, चाहे बड़ों से हो, चाहे बराबर के लोगों से। एक बच्चा भी हमें क्या है कि कुछ ना कुछ सिखा देगा, क्योंकि वो जो बच्चा है वो अपने माता पिता से संस्कार लेता है, और माता पिता हर व्यक्ति के अनुभवी होते हैं। तो वो जो संस्कार बच्चे में आते हैं, तो उस बच्चे से भी हम सीख सकते हैं कोई ना कोई अच्छी बात। तो वो अच्छी बात हमें उनसे, बच्चे से सीखना चाहिए। तो ये भी एक है कि हमें सीखने की हमेशा ललक होनी चाहिए, और आगे बढ़ने की, और ईमानदारी को हमेशा अपनाएं, कड़ी मेहनत को हमेशा अपनाएं, दूसरों की सेवा हमेशा करें, दूसरों को हमेशा आदर दें। और किसी को भी अंडर एस्टिमेट हमें नहीं करना चाहिए, कि कोई भी सामने वाला व्यक्ति हो तो उसमें कोई ना कोई खूबी ज़रूर होगी, उस खूबी को हमें हमेशा लेना चाहिए। ये मेरा मानना है। और सत साहित्य पढ़ें, और सुबह और शाम ईश्वर की आराधना हमेशा करनी चाहिए। हमारे संस्कृति बहुत प्रबल है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके ऊपर पूरी रामायण है, और 500 वर्षों के बाद में रामलला का मंदिर भी बना है। तो हमारी सनातन संस्कृति है वो इतनी प्रबल है कि 18 पुराण, उपनिषद और जो हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का निरंतर अध्ययन करें। और एक रामायण की चौपाई है जो मुझे हमेशा प्रभावित करती है, वो ये है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति नाना। तो जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति नाना। तो सुमति का मतलब ये है कि व्यक्ति हमेशा अपनी बुद्धि को सही रखे, और बुद्धि सही कब रह सकती है, जब वो सही आहार का सेवन करे, सही संगत में बैठे, सही विचारों के साथ में रहे, तब उसकी बुद्धि बिल्कुल सही रह सकती है। तो ये रामायण की एक चौपाई है। और संस्कृत का एक श्लोक मैं हमेशा याद में रखता हूँ, अयम निज परोवेति गणना लघु चेष्टा उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। और दूसरा एक श्लोक जो मैं अपने बच्चों को भी मैं हमेशा बताता हूँ कि अल्सस्य कुतो विद्या विद्यस्य कुतो धनम धनस्य कुतो मित्रम मित्रस्य कुतो सुखम। आलस्य करने वाले को विद्या की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है, और जिसको विद्या की प्राप्ति नहीं होगी तो उसको धन की कतई प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब धन नहीं होगा तो उसके पास में सुख और वैभव, मित्र, समाज सेवा वगैरह वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अर्थ युग है। तो बिना विद्या के कुछ भी नहीं है। तो विद्या जो हार्ड वर्किंग करने वाले हैं, जो आलस्य नहीं करते हैं, जो बिल्कुल सचेत रहते हैं,
वो इसके लिए बिल्कुल ये मान के चलिए कि विद्या प्राप्ति में आलस्य सबसे बड़ी बाधा है। तो अल्पस्य कुतो विद्या, ए विद्यस्य कुतो धनम, ए धनस्य कुतो मित्र, मित्र से ये कुते सुखम। और अपने इष्ट और आराध्य देव को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। पूजा पाठ व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो मेडिटेशन करें, चाहे धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, चाहे स्वामी विवेकानंद जी का सत साहित्य पढ़ें, लेकिन उसे वो हर हाल में उसको वो करना चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है। रमेश जी, जीवन में ऐसा कोई सपना आपका जो अभी अधूरा हो और आप उसे पूरा करना चाहें? अभी भी मेरा एक सपना है, उसके पीछे मैं लगा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि 12th क्लास में मैंने सपना देखा था कि मैं वर्ल्ड की किसी टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर जा कर के एक बार काम करूँ। तो उसका अभी है और मैं उसके लिए प्रयासरत भी हूँ। चाहे किसी भी कंट्री के अंदर, देश के अंदर है, उसके अंदर मुझे मौका मिले एक बार यदि कार्य करने का, वो है। और एक मेरा दूसरा सपना है कि मैं जो 18 हमारे जो पुराण हैं और जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका मैं अध्ययन करूं। और उसका अध्ययन मैं कर भी रहा हूं। अभी तक मैंने जैसे हरिवंश पुराण है, शिव पुराण है, लिंग पुराण है, भविष्य पुराण है, नारद पुराण है, नरसिंह पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, इन पुराणों का मैंने अध्ययन किया। और अभी कुछ पुराण और बाकी है जिनका कि मैं अभी अध्ययन करूँगा। तो ये भी मेरे एक लक्ष्य में और निरंतर इसमें लगा रहा हूँ। और एक मेरा लक्ष्य है कि ईश्वर का नाम वो मेरे से दूर नहीं हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। ईश्वर के प्रति जो अटूट विश्वास है वो विश्वास मेरे से दूर नहीं हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। तो ये एक मेरा लक्ष्य है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे मन में ये चिंता हमेशा बनी रहे कि मैंने आज ईश्वर का स्मरण किया या नहीं किया। चाहे और कोई दूसरी चिंता हो या नहीं हो, लेकिन ये चिंता मेरे को रोज़ सताए कि मैंने आज ईश्वर का स्मरण किया या नहीं किया। और किया तो कम क्यों किया, अधिक क्यों नहीं किया, और कार्य करने के साथ में वो निरंतर स्मरण क्यों नहीं चला। ये चिंता मेरे मन में लगातार बनी रहे, क्योंकि मनुष्य जीवन है तो मनुष्य जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो है हरि कीर्तन, राम नाम का कीर्तन और भगवान का स्मरण। क्योंकि जो आया है वो तो जाएगा ही, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 80 में, कोई 100 में, कोई 120 में, कोई 140 में, किसी की आयु निर्धारित नहीं है। लेकिन ये सृष्टि है, वो पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। तो ईश्वर पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। जैसे राम मंदिर का जो निर्माण, अभी जो पुनर्निर्माण हुआ है, 500 साल की एक यात्रा थी, उसके बाद में हमको ये अवसर देखने को मिला है। तो रामलला उस समय भी थे, उससे पहले भी थे। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, सभी युग के अंदर भगवान विराजमान है, उनके अवतार नाम अलग अलग हैं। तो व्यक्ति को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यदि उसको ये पता रहे जिंदगी का एक जो सत्य है कि मृत्यु का हर व्यक्ति को आलिंगन करना ही होगा, तो वो क्या करेगा कि अहंकार से दूर होगा और दूसरों को सम्मान देगा। यदि उसके पास में कितनी भी ऊंचाइयां आ जाएगी, कितना ही ऊंचाइयों को छू लेगा, तो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई नशा नहीं आएगा। नशा कहने का मतलब उसका अभिमान नहीं होगा, वो दूसरे को, व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को व्यक्ति समझेगा। तो ईश्वर का स्मरण हमेशा बना रहे, ईश्वर का चिंतन हमेशा बना रहे और ईश्वर की याद हमेशा बनी रहे, ऐसा होना चाहिए। और ये मेरा एक सबसे बड़ा लक्ष्य है। और जो भौतिक लक्ष्य है वो मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो मेरी जर्नी है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी कंपनियों में भी काम किया, यूनिवर्सिटीज़ में भी काम किया, निरंतर काम भी करता जा रहा हूँ। इच्छा ज़रूर है, लेकिन फिर वही जो मेरे पिताजी की बात है वो मुझे हमेशा याद रखती है कि होगा वही सो राम रचे राखा। जो भाग्य में लिखा हुआ है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठ करके व्यक्ति को ऐसा नहीं हो कि मेहनत करना छोड़ दे। मेहनत उसे हमेशा अपने करनी चाहिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो वो मैं निरंतर करता रहता हूँ। और मैं निरंतर कहीं भी किसी भी संस्थान में काम किया है आज तक, वो पूर्ण ईमानदारी के साथ में किया है। तो जितने भी संस्थानों में काम किया है, तो मुझे ये पक्का विश्वास है कि यदि किसी भी संस्थान में जहाँ मैंने काम किया है, फीडबैक तो मेरा पॉजिटिव फीडबैक ही वहाँ से मिलेगा। ये मेरा अटूट विश्वास है, क्योंकि किसी भी संस्थान में हार्ड वर्किंग और ऑनेस्टी के साथ में मैंने आज तक काम किया है। तो ये मेरा ऐसा मानना है। और ईश्वर की स्मृति वो विलुप्त ना हो और ईश्वर हमेशा हर क्षण याद रहे, ये मेरी इच्छा है। ये पहली इच्छा है और यही मेरी अंतिम इच्छा भी है कि चाहे लक्ष्य, भौतिक लक्ष्य मिले या नहीं मिले, लेकिन ईश्वर का नाम मेरे से नहीं छूटना चाहिए। ये मेरी इच्छा है। ये थे रमेश जी, जिन्होंने बताया कि लगातार मेहनत करने से आपको सफलता ज़रूर मिलती है। भाग्य में जो लिखा है वो ज़रूर होना है, लेकिन उसके साथ कर्म करना भी ज़रूरी है। इन्होंने अपने जीवन का संघर्ष हमें बताया कि किस प्रकार से ये 1-2 नंबर से रहते रहे और किस प्रकार से आगे बढ़ते रहे।
युवाओं को भी इन्होंने संदेश दिया है कि वो शॉर्टकट नहीं अपनाएं, अपने घर वालों की बात को माने और उन पर विश्वास रख के एक लक्ष्य बना के वो आगे बढ़ें। रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें टाइम दिया, आपने अपने जीवन के संघर्ष को बताया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने भी अपना अमूल्य समय निकाल करके और मेरे जीवन की काफ़ी गहराइयों तक आप लेके गए मुझे, और मुझे पुनर्स्मृतियों में ले गए, स्कूल से लेकर के, कॉलेज से लेकर के, और मेरा जो प्रोफेशनल लाइफ है, व्यक्तिगत जीवन भी है, और ईश्वर की जो बातें वो भी आपसे हुई। और इस दौरान कहीं ना कहीं सत्संग का भी एक रूप रहा है, क्योंकि ईश्वर को हमने याद किया है, महापुरुषों को भी याद किया है, और जो आदर्श पुरुष हैं उनको भी याद किया है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।